हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सीडीपीओ का आप लोगों का फाइनली एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो कैसा गया। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपीओ के पेपर 1 का जो है क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों सेट नंबर सी है, ठीक है। ये सेट नंबर सी का जो है क्वेश्चन है पेपर 1 का। दोस्तों पेपर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इसमें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मतलब काफ़ी इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपको किसी भी बुक में या गूगल करने में भी जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल सेट किया गया था दोस्तों, ये मीडियम से टफ के बीच में था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था आज का पेपर में। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, ये काफ़ी पुराना योजना है दोस्तों। ये जब पहली बार नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उस समय का योजना है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये 22 जनवरी 2015 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल अधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो बाल अधिकार के कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन जो है वर्ष 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 है दोस्तों, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का जो है अनुच्छेद और भाग 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका यानी पीआईएल की अवधारणा किस न्यायिक निकाय के द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पीआईएल दोस्तों कहाँ से लिया गया? तो पीआईएल की अवधारणा जो ये अमेरिका से लिया गया, और सबसे पहले ये जो पीएन भागवती के द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिए। पीआईएल के जो है ये कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, और ये इससे जो है किस भारतीय के द्वारा सबसे पहले लाया गया था? तो पीएन भागवती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? तो संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ है, तो ये आपका राज्य से मिलकर बनेगा, केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनेगा, और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिकरण किया जा सकता है, ये तीनों से मिलकर बनेगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर कौन कौन सा है? तो समाजवाद हो जाएगा और धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, यानी 2 और 4। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन सी में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1950 और 1960 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा था? तो कांग्रेस प्रणाली शब्द दोस्तों ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो रजनी कोठारी के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों ये इसमें क्या है? पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये तो है ये 39 अनुच्छेद 39 में। काम करने का अधिकार ये अनुच्छेद 41 में, और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये भी इसका वर्णन अनुच्छेद 41 में, यानी ये सभी हो जाएंगे। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से। यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? यदि लोकसभा का जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो इस समय जो है ये काम किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो लोकसभा का कोई ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर एक दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जैसे अगर संयुक्त अधिवेशन हो रहा हो, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं होते, तो उस समय कौन करता है अध्यक्षता दोस्तों? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में को ध्यान में रखें, ठीक है। अगर नॉर्मल हो, यदि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों में पद रिक्त हो तो उस समय कौन इसका कर्तव्यों का पालन करता है? तो ये लोकसभा का कोई ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन हो रहा है और उस समय जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते, तो उस समय किसके द्वारा ये जो है अध्यक्षता की जाती है दोस्तों? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने का मांग करने वाली प्रथम समिति कौन थी? तो
तो इसमें दोस्तों पंचायत की जो पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने का जो सबसे पहला मांग किया गया था, ये एल.एम. सिंघवी के द्वारा किया गया था, एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो लेकिन इसका मैं आंसर अभी बी मान के चल रहा हूँ दोस्तों। बाकी ये लगता है मुझे क्वेश्चन में या ऑप्शन देने में गड़बड़ किया गया है। तो यहाँ पर एल.एम. सिंघवी के द्वारा जो सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। लेकिन यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएं अगर इसका आंसर क्या है। और यहाँ पर लेकिन मैं इसका आंसर ऑप्शन बी मान रहा हूँ, अशोक मेहता समिति। बाकी जो बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय जो है पंचायत का अवधारणा दिया था। और ये किस पर बेस्ड था दोस्तों, तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बेस्ड था। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग का जो महाभियोग लगता है, ये किस तरह की प्रक्रिया दोस्तों, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था। ये कौन सा समिति था दोस्तों, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष दोस्तों, ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे पीएम होंगे, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं ये सुमन बेरी, पहली महिला जो है नीति आयोग की उपाध्यक्ष बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्यों के संसाधन का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत आता है। तो वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, तो राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो सरकार के जो राजस्व व्यय में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों, तो इसमें वेतन हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा, ब्याज होगा, अनुदान होगा और सब्सिडी पर व्यय हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार के राजस्व व्यय में कौन कौन शामिल होता है, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सब्सिडी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कि साल दर साल जीडीपी वृद्धि दर 5.8 थी, जो 2021 में बढ़कर 9.1% हो गए। और वर्ष 2022-23 में ये फिर घटकर कितना हो गया जाता है दोस्तों, तो ये वर्ष 2022-23 में ये फिर से घटकर जो है 7.3 हो जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो कृषि विकास के मोर्चे पर सफलता का मुख्य कारण दोस्तों नई तकनीकों का अपनाना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठी आर्थिक जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण आर्थिक गतिविधि और शहरी आर्थिक गतिविधि का क्रमशः हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, ग्रामीण और कहाँ गया, ग्रामीण आर्थिक गतिविधि और शहरी आर्थिक गतिविधि का हिस्सा यहाँ पर कितना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ग्रामीण आर्थिक गतिविधि का हिस्सा ये 59.48% है, और जो शहरी आर्थिक गतिविधि का हिस्सा ये 40.52% है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयरों के निवेश पर रंगराजन समिति 1993 की सिफारिश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेशित न्यायपरस्ता का प्रतिशत क्या है। तो ये इसमें कितना प्रतिशत रखा गया है दोस्तों, तो इसमें जो हो जाएगा ये आपका 49% और असाधारण मामलों में यह 74% तक जा सकता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की एक प्रमुख योजना है कि किस वित्तीय वर्ष में स्टार्ट किया गया था। ये दोस्तों कोरोना के समय ये आपका स्टार्ट हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये आपका 26 मार्च 2020 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 मार्च 2020 को ये स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो ये कौन सा योजना है दोस्तों, तो स्वामित्व योजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामित्व योजना 2021 में आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का बाह्य वित्तीय पोषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, तो वर्तमान में भारत का बाह्य वित्तीय पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है विदेश से धन प्रेषण, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य नहीं है। कौन सा जो है बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य नहीं है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, तो ये तो इसका लक्ष्य है या उद्देश्य है। मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण, स्कूल छोड़ने की घटना को कम करना, ये भी इसका उद्देश्य है। बच्चों की उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, ये भी इसका जो है उद्देश्य है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना, तो एकीकृत बाल विकास सेवा का योजना, इसका कौन सा उद्देश्य नहीं होगा दोस्तों, तो माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना। और एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS ये कब आता है दोस्तों, तो इसे जो है केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1975-76 में स्टार्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक और प्राकृतिक खेती के मामले में भारत में, जैविक और प्राकृतिक खेती करने के मामले में भारत में दोस्तों विश्व में जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैविक और प्राकृतिक खेती करने के मामले में जो किसानों की संख्या विश्व में सबसे अधिक कहाँ पर है दोस्तों, तो किसानों की सबसे अधिक जो संख्या है ये भारत में है। लेकिन अगर बोला जाए जैविक क्षेत्र के मामले में भारत का रैंक कितना है विश्व में, तो जैविक एरिया या क्षेत्रफल में जो भारत का रैंक है दोस्तों ये 9 है। तो ये 2 पॉइंट है, इसे दोनों को ध्यान में रखिए। अगर पूछा जाए कि जैविक खेती करने के मामले में किसानों की संख्या सबसे अधिक कहां पर है, तो भारत में। और जैविक क्षेत्रफल जैविक क्षेत्रफल के मामले में भारत का रैंक कितना है, तो जैविक क्षेत्रफल के मामले में भारत का रैंक पूरे विश्व में 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रा स्फीति दर क्या रहा, तो ये जो है दोस्तों 13% रहा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी, ये अब हम लोगों का झारखंड जीके से रिलेटेड है। तो फनी मुकुट राय का जो राजधानी है दोस्तों ये सुत्यांबे है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुआ था, ये राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में चाय चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति के निवास था, तो तुगलक काल में चाय चंपा हजारीबाग में दोस्तों ये संथाल जनजाति का निवास था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को जो झालदा में स्थानांतरित कर दिया था, तो अपनी राजधानी दोस्तों ये खरवार राजवंश के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस राजा ने अंग्रेज से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, तो ये झारखंड के कौन से राजा थे दोस्तों, तो ये दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। झारखंड का कौन सा ऐसा राजा था जो अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूद कर जो है अपना जो है आत्महत्या कर लिया था। वैसे मुझे दोस्तों ये जो प्रताप राय इसका जो है ये अपना जो है राज्य को काशी तक फैलाए थे, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से प्रताप राय होना चाहिए। लेकिन आप लोग इसका आंसर जो अगर जानते हैं सही आंसर, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये लोहा एक्स हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। धनजोरी उच्च भूमि झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है, तो धनजोरी ये जो है उच्च भूमि दोस्तों ये दलमा पहाड़ी का क्षेत्र में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी झारखंड राज्य के दक्षिण एवं पश्चिम भाग को सीमांकित करती है, तो दक्षिण और पश्चिम भाग को जो सीमांकित करने वाली नदी है दोस्तों, तो दक्षिण में दोस्तों ये तो आपका शंख नदी हो जाएगा, और जो आपका पश्चिमी सीमा बनाती है कन्हर नदी हो जाएगी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल और भारत का झारखंड का जो ये क्षेत्रफल है 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिला में विध्यन बालूकुपा प्रस्थ और चूना पत्थर पाया जाता है, तो चूना पत्थर से यहाँ से आप लोग इसका आंसर मार सकते हैं। तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पर दोस्तों, तो ये गढ़वा में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने जनजातीय समूह विद्यमान है, तो झारखंड राज्य में वैसे दोस्तों अभी करंट में बात किया जाए तो टोटल 33 जनजातीय समूह हो गए। इससे पहले 32 था, लेकिन अभी लेटेस्ट में दोस्तों पुरान जनजाति को जोड़ा गया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिया जाता है, या तो 32 लेगा या 33 लेगा, लेकिन जो है अभी लेटेस्ट पुरान जनजाति को जोड़ा गया, तो भारत में जनजातियों समूह अब हो गया टोटल 33। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी आयोग के द्वारा इसका आंसर क्या लिया जाएगा वो अब जो है आपका आंसर की आने के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड में कुल 36 प्रकार के बैंक कार्यरत हैं। यहाँ 3231 बैंक शाखाएं और
3433 एटीएम कार्यरत है। झारखंड में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत है। इसका भी आंसर दोस्तों मुझे नहीं मिला यहाँ पर, बस मुझे इतना पता है कि झारखंड में जो टोटल 3210 जो है बैंक शाखाएं हैं, 3210 बैंक शाखाएं हैं, और यहाँ पर जो है टोटल ये 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत है। ये दोनों यहाँ पर तो केवल ये मुझे ये कंफर्म है कि 3210 यहाँ पर होगा, और ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है ये 12 होंगे। बाकी ये इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, तो इसका आंसर आप लोगों को अगर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2006 में झारखंड सरकार के स्थानीय रेशम उत्पादन, बुनाई और इन उत्पादनों के व्यापक विपणन को बढ़ावा देने के लिए किस निगम की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 2006 में जो दोस्तों झारखंड का जो स्थानीय रेशम के उत्पादन के लिए झारक्राफ्ट का जो है स्थापना किया गया था, झारक्राफ्ट। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश में से देखेंगे तो आसानी से इसका जो है फुल फॉर्म पता चल जाएगा झारक्राफ्ट का। ठीक है, तो इसे आप इंग्लिश में ही देख लीजिए। झारक्राफ्ट झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये झारक्राफ्ट जो झारखंड में जो है सिल्क के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए झारक्राफ्ट का वर्ष 2006 में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत जो है खनिज झारखंड में पाया जाता है? तो ये दोस्तों 40% पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत झारखंड में सर्वाधिक फेयर प्राइस शॉप FPS किस जिले में पाया जाता है? तो फेयर प्राइस शॉप सबसे ज़्यादा दोस्तों ये गिरिडीह में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर रांची है और तीसरे नंबर पर जो है धनबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को मंडी ओरा कहते हैं? तो मंडी ओरा दोस्तों ये इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मंडी ओरा जो है किस जनजाति में ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देन देरी का संबंध किस जनजाति से है? तो देन देरी इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर बताएं देन देरी का संबंध किस जनजाति से है। उसके बाद जो एड़पा का संबंध किस जनजाति से है? तो जो एड़पा का संबंध दोस्तों ये उरांव जनजाति से, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एड़पा का संबंध किस जनजाति से है? तो उरांव जनजाति से है। अगला क्वेश्चन है। शासन देरी की प्रथा निम्न से किस जनजाति समूह में प्रचलित नहीं थी? तो शासन देरी ये किस में प्रचलित नहीं थी दोस्तों? तो ये शासन देरी की प्रथा ये दोस्तों असुरों में प्रचलित नहीं थी, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवास पानूरी जी किस भाषा के कवि थे? तो श्रीनिवास पानूरी जी दोस्तों ये खोट्टा भाषा के प्रख्यात कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयोर तिपी ये जो है विवाह किस समुदाय में प्रचलित है? तो आयोर तिपी ये दोस्तों जो है ये हो जनजाति में प्रचलित है। हो जनजाति में आयोर तिपी विवाह किस विवाह में प्रचलित है? तो ये हो जनजाति में। अगला क्वेश्चन है। पान नामक वधूमूल्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो पान जो है ये वधूमूल्य किस में चलता है दोस्तों? तो ये भी हो जनजाति में ही प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदाय का संबंध किस जनजाति से? तो 12 हजारी 13 हजारी दोस्तों ये चेरो जनजाति को कहा जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागवंशी दरबार से जुड़े संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य से? तो ये भी आंसर मुझे नहीं मिला दोस्तों। तो संत हरिनाथ का जो है किस राज्य से संबंधित है? अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हटिया रांची में कितने गृह मंदिर का समूह है? ये भी दोस्तों आंसर कहीं पर नहीं मिला मुझे, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। झारखंड का जो क्वेश्चन दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब ये कहीं पर आपको नेट में भी सर्च करने से नहीं मिल रहा है और ना बुक में मिल रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे झारखंड के जो मतलब आप कहीं से भी इसका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता तो आप लोग प्लीज़ अपडेट करके या कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के विजयों के बारे में बताती है? तो प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों ये किस शासक के बारे में है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो एहोल अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक है, ये किस इतिहासकार ने इसे सर्वप्रथम कहा? ठीक है, आहत सिक्के के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक हैं, ये किस इतिहासकार ने इसे सर्वप्रथम कहा? तो ये रोमिला थापर हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयदेव की गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो जयदेव की गीत गोविंद जो है ये किस भाषा में है? तो ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तेनालीराम
की लोक कथाएं लोक दृष्टि है। तो तेनालीराम की लोक कथाएं लोक दृष्टि ये कहाँ की है? तो दोस्तों तो ये विजयनगर साम्राज्य की, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में जो आपका कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय के शासक में ये जो तेनालीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक पहले 20 साल तक तो मंत्री रहा, फिर अगले 20 साल तक जो है शासक रहा? तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों ने मुझे कहीं पर नहीं मिला, तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं जो है द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तो द्रविड़ भाषा जो दक्षिण की जो 5 भाषाएं उसे माना जाता है। तो इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु, ठीक है, तेलुगु तुलु, ये 5 भाषाएं जो है द्रविड़ भाषा समूह में शामिल हैं। कौन से सिख गुरु ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रहित किया था? दोस्तों तो ये हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अमरकोश हमें एक सूची देता है। तो अमरकोश दोस्तों 12 प्रकार के भूमि प्रकारों का जो है ये सूची देता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकोश हमें क्या सूची देता है? तो भूमि के प्रकारों का, 12 प्रकार के प्रकारों का जो है ये सूची देता है। किस शासक ने दक्षिण प्रदेशों को 5 राज्यों में विभक्त कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिकाना हक किसे दिया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जमीन का मालिकाना हक इसमें दोस्तों जमींदारों को दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता है और इसे सन 1793 ईस्वी में जो है स्टार्ट किया गया था। ये दोस्तों क्वेश्चन मैं अपने जो है प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कराया हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय किसने कहा था कि ब्रिटिश ना तो हिंदू के शत्रु है ना ही मुसलमान के दोस्त? ये पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावना के तहत भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति की मजबूरी के अंतर्गत कर रहे हैं। तो ये कथन किसका था दोस्तों? तो ये वली खां का, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता दोस्तों। तो गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के गठन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? तो अलीगढ़ आंदोलन के गठन में सबसे ज़्यादा योगदान ये सर सैयद अहमद खान का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना विद्रोह के दौरान 19 फरवरी 1946 को कौन सी 3 पार्टियों के झंडे उनके प्रदर्शन में शामिल किया गया? तो 19 फरवरी 1946 में दोस्तों भारतीय नौसेना विद्रोह होता है और इसमें कौन से पार्टी थे? तो इसमें कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा ये शामिल था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो चित्तू पांडे अपनी जो पहली समानांतर सरकार बनाती है ये बलिया में बनाते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सांप्रदायिक दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाती है तथा दोनों को मोटा करते, यह कथन किसका है? तो एक सांप्रदायिकता दूसरे को जो है क्या एक सांप्रदायिकता दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाते तथा दोनों एक दूसरे को मोटा करते, ये कथन किसका दोस्तों? तो ये हमारे जो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कथन है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1936 में 21 पूंजीपतियों में बम्बई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो ये 1936 में 21 पूंजीपतियों ने बम्बई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर क्यों किया था दोस्तों? तो नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार की खुलेआम आलोचना करने के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1912 के दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा के नेता कौन थे? तो 1912 के दिल्ली षड्यंत्र के मुकदमा के नेता दोस्तों ये किन्हें बनाया गया था? तो ये रास बिहारी बोस को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1941 तक किस छात्र संगठन के लड़कियों के विंग ने 50,000 सदस्य थे? तो 1941 तक का बोला दोस्तों। तो 1941 तक के किस छात्र संगठन में लड़कियों के विंग का 50,000 सदस्य थे? तो ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इसका गठन वर्ष 1936 में होता है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF इंडोज को लिखते हैं कि उसे मेरा बेटा कहा
पर परिवार का एक बिगड़ैल बच्चा है, या उन्होंने किसके लिए कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF इंडीज को एक पत्र लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं मेरा बेटा, कहा पर परिवार का एक बिगड़ैल बच्चा है, या उन्होंने किसके लिए कहा था। तो ये दोस्तों जब 1939 में जो विवाद हो जाता है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच, तो ये उनके लिए कहा था, मतलब सुभाष चंद्र बोस के लिए, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1932 में आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी। तो 1932 के आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, तो गांधी जी की भारत में वापसी, क्योंकि 1932 के ये दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में से वापस आते हैं गांधी जी, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से षड्यंत्र की जांच ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था। तो कौन से षड्यंत्र की जांच को जो है ब्रिटिश लेबर पार्टी ने इसे एक न्यायिक घोटाला कहा था। तो ये दिल्ली षड्यंत्र जांच को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर जो है मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये भुवनेश्वर को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी डैश की सहायक नदी है जो झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में बहती है। तो मयूराक्षी नदी ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये धनबाद को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सूखाग्रस्त कार्यक्रम यानी DPAP की शुरुआत कब की गई थी। तो सूखाग्रस्त कार्यक्रम दोस्तों ये वर्ष 1973-74 में स्टार्ट किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जियोथर्मल पावर प्लांट है। तो जियोथर्मल पावर प्लांट दोस्तों ये मणिकर्णन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जियोथर्मल पावर प्लांट इसमें कौन है, तो मणिकर्णन, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर प्रदेश के अधिकतम घनत्व वाला शहर। तो छोटा नागपुर प्रदेश का अधिकतम घनत्व वाला शहर ये धनबाद है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल दोस्तों ये उत्तरी कश्मीर हिमालय का पार्ट है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत के कुल वन का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो वन का प्रतिशत सबसे अधिक दोस्तों पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ है। तो प्रसिद्ध फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में हिमालय में स्थित है। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमाचल में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों ये बिहार से नहीं गुजरती, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये दोस्तों वर्धा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्धा जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी यहाँ पर वर्धा हो जाएगा, बाकी ये भीमा, भावनी, ताप्ती ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश में लाल लेटराइट मृदा किस पेड़ की फसल के लिए जो है उपयुक्त है। तो तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का जो लाल लेटराइट मृदा है दोस्तों ये काजू के उत्पादन के लिए हेल्पफुल है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में धारवाड़ीय बनावट से कीमती धातु प्राप्त होता है। तो धारवाड़ दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुम्मिलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा युग में जो है सुम्मिलित नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका जोजिला दर्रा आपका कहाँ पर है। तो ये आपका दोस्तों कश्मीर में है। बाकी शिव किला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, थागा उत्तराखंड में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो आटाकामा मरुस्थल दोस्तों ये चिली में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत से जो है अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूरी साझा करता है। तो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है दोस्तों ये बांग्लादेश है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा जो है सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का संवेदनशील सूचक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का संवेदनशील सूचक ये दोस्तों लाइकेन और कई है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया। नीचे दिए गए विकल्पों में जो है सही उत्तर चुनें।
कोरियोलिसिस फोर्स जो है बल गति के दिशा के लंबवत कार्य करती है। तो ये बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। जो कोरियोलिसिस फोर्स है ये बल दिशा के लंबवत में कार्य करती है। धरातलीय सतह द्वारा घर्षण बल गति की विपरीत कार्य करती है। घर्षण बल गति की विपरीत कार्य करती है, ये भी कथन सही है। तो ए और बी दोनों कथन सही हैं, लेकिन इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन जो है रीजन जो दिया हुआ है ए को व्याख्या नहीं करता है। फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मिलान करिए दोस्तों। सूची 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये दोस्तों फोसिल से फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन इससे प्राप्त होता है। मीथेन ये धान के खेत में से प्राप्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये दोस्तों आपका उर्वरक के लिए यूज होता है। और जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये लिक्विड कूलेंट यानी तरल शीतलक के रूप में यूज होता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल नीनो के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पर सही पूछ रहा है। तो यह एक अस्थायी ठंडी नहीं, ये दोस्तों गर्म है। गर्म समुद्री धारा है जो दिसंबर में पेरू के निकट प्रकट होता है। ये तो कथन पहले ही गलत हो गया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर एक ही कथन यहाँ पर सही लग रहा है। भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा जापान में 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है। तो जापान के 4 मुख्य द्वीप दोस्तों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू है, ये बाकी सनसी नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जापान के 4 मुख्य द्वीप कौन कौन है। तो होक्काइडो हो गया, होन्शु हो गया, शिकाकू हो गया और एक क्यूशुशु। ये नाम काफ़ी टफ है दोस्तों, क्यूशुशु। ये जापान के जो है 4 मुख्य द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। बाकी सांसी ये जो है जापान के मुख्य द्वीप में शामिल नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा शहर जो किसी देश की राजधानी नहीं है। तो विश्व का सबसे बड़ा शहर जो किसी देश का राजधानी नहीं है दोस्तों ये संघाई हो जाएगा। बाकी कैनबरा, टोक्यो और वाशिंगटन DC ये सभी किसी न किसी की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है दोस्तों। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, लेकिन ऐसे सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है। तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। तो ये दोनों तट को याद रखें। कौन सा देश पर्वत और नदियों की भूमि कहलाता है। तो पर्वत और नदियों का भूमि दोस्तों इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर पूछा जाए अगर पर्वतों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पर्वतों की भूमि जो है नेपाल को कहा जाता है और नदियों की भूमि बांग्लादेश को कहा जाता है। लेकिन ये दोनों संयुक्त करके पूछ दिया कि पर्वत और नदी की भूमि किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर मुझे कहीं पर मिला नहीं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर थाईलैंड होना चाहिए। अगर इसका आंसर आप लोगों को एग्जैक्ट पता है तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।